नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव डीएम ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि साथियों आज के हमारे सेशन में रहने वाला है एक बहुत शानदार टॉपिक। आगामी समय में रीट पात्रता परीक्षा होने वाली है, सेकंड ग्रेड की परीक्षा होने वाली है। बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें आपके सिलेबस में लगा रखा है शिक्षण विधियां। साथियों सामाजिक अध्ययन विषय जिसकी आपको शिक्षण विधियां आपके सिलेबस में है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने पहले भी बहुत सारी क्लासें आपके अपलोड कर दी हैं और आज के सेशन में भी हम शिक्षण विधियों के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। वो टॉपिक रहेगा पाठ्यक्रम। उससे पहले आप सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि जो भी नया साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करना और पूरे वीडियो को लास्ट समय तक देखना। बड़ा अच्छा टॉपिक आज की क्लास का हमारा रहने वाला है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का टॉपिक आज के हमारे सेशन में रहने वाला है, तो निश्चित रूप से बड़े शानदार तरीके से अपने इस टॉपिक को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने विभिन्न विषयों के साथ सामाजिक अध्ययन का सह संबंध वाला टॉपिक पढ़ा था। निश्चित रूप से बहुत शानदार टॉपिक था। वो भी जिस विद्यार्थी ने पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो अपने चैनल पे शिक्षण विधियों की लगभग बहुत सारी क्लासें हमने अपलोड कर दी हैं। आगामी और जो शेष बचे टॉपिक है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। देखिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाठ्यक्रम, सामाजिक अध्ययन विषय की शिक्षण विधियां। पूरी क्लास को आप जरूर ज्वाइन करके रखें साथियों, क्योंकि इस क्लास से आपका ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके सिलेक्शन में मील का पत्थर साबित होगा। देखिए क्योंकि हम ज्यादातर सब्जेक्ट दूसरों पर ध्यान देते हैं और ये एक साधारण सा सब्जेक्ट है जिस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट जो सिलेक्शन आपकी पात्रता परीक्षा को क्लियर कराने वाला सब्जेक्ट रहेगा। तो चलिए बात करते हैं पाठ्यक्रम की। देखिए शिक्षण त्रिध्रुवीय है। शिक्षण क्या है? त्रिध्रुवीय। शिक्षण त्रिध्रुवीय व्यवस्था है। त्रिध्रुवीय व्यवस्था है। शिक्षण अपने आप में क्या है? त्रिध्रुवीय व्यवस्था है। कौन कौन सी है साथियों? देखो त्रिध्रुवीय व्यवस्था, इसमें एक आपका होगा क्या? शिक्षक, एक विद्यार्थी और एक साथियों पाठ्यक्रम। एक क्या होगा? पाठ्यक्रम। शिक्षण अपने आप में त्रिध्रुवीय है, जिसमें एक आपका शिक्षक और दूसरा आपका ध्रुव है विद्यार्थी और तीसरा ध्रुव है पाठ्यक्रम। देखिए हम आज के टॉपिक में क्या है? पाठ्यक्रम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला तो क्वेश्चन यही से बन जाता है, शिक्षण के 3 ध्रुव कौन कौन से हैं, जिसमें से एक शिक्षक, एक विद्यार्थी और एक पाठ्यक्रम। अब यहां से देखिए पाठ्यक्रम से क्या होता है। यहां देखिए शिक्षक को पाठ्यक्रम के माध्यम से ही पता होता है कि मुझे क्या पढ़ाना है। भाई शिक्षक को क्या पता है कि क्या पढ़ाना है? वो किससे मालूम होगा? पाठ्यक्रम से। सिलेबस में से ही पता होता है कि विद्यार्थी को पढ़ाना क्या है। साथ में विद्यार्थी को यह पता होता है कि मुझे पढ़ना क्या है। ये किस पे डिपेंड करता है? पाठ्यक्रम पर। शिक्षक पे डिपेंड करेगा, शिक्षक की क्या पढ़ाना है, शिक्षक क्या पढ़ाएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित है। साथ में विद्यार्थी को यह डिपेंड करता है कि वो क्या पढ़ेगा, ये पाठ्यक्रम पे आधारित है। जैसे आप रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप में हमारे पास में एक सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसी को लेकर हम आपको पढ़ा रहे हैं। साथ में आप क्या पढ़ रहे हो? निश्चित पाठ्यक्रम पढ़ रहे हो। सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी अपना पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, रीट पात्रता के अपना पाठ्यक्रम, रीट मेंस के विद्यार्थी अपना पाठ्यक्रम, अलग अलग डिवाइड है। तो विद्यार्थी को पता होता है कि मुझे क्या पढ़ना है, पाठ्यक्रम। शिक्षक को पता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, पाठ्यक्रम। तो यहां ये त्रिध्रुवीय व्यवस्था थी साथियों, इसकी आपको याद रखना। देखिए अब देखिए कि एकीकृत पाठ्यक्रम का जन्म विश्व में पहली बार कहां पर होता है? एकीकृत पाठ्यक्रम, एकीकृत पाठ्यक्रम की शुरुआत कहां पर होती है? इसकी शुरुआत होती है साथियों अमेरिका में। एकीकृत पाठ्यक्रम की शुरुआत कहां पर होती है? अमेरिका में होती है। सीधा सा क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना है। साथ ही में शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ सिद्धांत है, उनके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। पाठ्यक्रम का आधार, पाठ्यक्रम का आधार किसको माना जाता है? गेस्टाल्टवादी विचारधारा को, गेस्टाल्टवादी विचारधारा, गेस्टाल्टवादी विचारधारा के, जिसके समर्थक आपको पता ही होगा वर्दीमर, कोहलर, कोफा,
कुर्तलेवेन। ये कौन है? गेस्टाल्टवादी है। इस गेस्टाल्टवादी विचारधारा, इसको समग्रवादी भी कहा जाता है। इस गेस्टाल्टवादी विचारधारा के आधार पर किसका निर्माण किया जाता है? पाठ्यक्रम का। एक और सिद्धांत है अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, या सूझ का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। इस पर क्या आधारित है? पाठ्यक्रम आधारित है साथियों। इस पे क्या आधारित है? पाठ्यक्रम आधारित है। तो आपको एक तो ये याद रखना है, एकीकृत पाठ्यक्रम कहां पर प्रारंभ होता है? अमेरिका में प्रारंभ होता है। शिक्षण त्रिध्रुवीय है, जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक को पता होता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, वो पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। विद्यार्थी को ये पता है कि मुझे क्या पढ़ना है, ये पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। तो ये बात हमने ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है कि पाठ्यक्रम का आधार निर्माण किस आधार पर किया जाता है? तो गेस्टाल्टवादी विचारधारा समग्रता के आधार पर किया जाता है। पहले बड़ी वस्तु के बारे में सोचा जाता है, फिर छोटी वस्तु के बारे में सोचा जाता है। गेस्टाल्टवादी विचारधारा जो मनोविज्ञान में दी है वो वर्दिमर, कोहलर, कोफा और कुर्तलेवेन ने दी है। एक सिद्धांत है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। इसके आधार पर इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अब देखिए, पाठ्यक्रम अपने आप में दो शब्दों से मिलकर बना है। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम। देखिए दो शब्द है इसमें। दो शब्द कौन कौन से हो गए साथियों? एक तो पाठ्य और एक हो गया क्रम। दो शब्दों से पाठ्य कि वो विषय वस्तु, पाठ्यक्रम का क्या हो जाएगा कि विषय वस्तु का आधार कि क्या पढ़ना है हमें, इसमें पढ़ने योग्य सामग्री। इसमें क्या हो जाएगा कि पढ़ने योग्य सामग्री। इसका क्या हो जाएगा? पढ़ने योग्य सामग्री, सामग्री। और साथियों इसका मतलब, क्रम का मतलब व्यवस्थित, व्यवस्थित। पढ़ने योग्य पाठ्यक्रम किसे कहेंगे? पढ़ने योग्य व्यवस्थित सामग्री को, पढ़ने योग्य व्यवस्थित सामग्री को क्या कहा जाएगा? पाठ्यक्रम कहा जाएगा। अब देखिए अंग्रेजी में, देखिए इसको क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? एक तो हिंदी का हो गया कि पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और क्रम से। पाठ्य का मतलब हो गया पढ़ने योग्य सामग्री, और क्रम का मतलब व्यवस्थित। पढ़ने योग्य व्यवस्थित सामग्री को क्या कहा जाएगा? पाठ्यक्रम कहा जाएगा। अब आपका देखो व्यवस्थित है कि आपके क्या क्या सब्जेक्ट लगा रखे हैं आपके सिलेबस में, वो देखिए। अंग्रेजी का शब्द देखिए, अंग्रेजी का शब्द है एक कौन सा? करिकुलम, करिकुलम। अंग्रेजी का शब्द करिकुलम, ये अंग्रेजी का शब्द है। कौन सा? करिकुलम। ये लैटिन भाषा के कुरेरे शब्द से बना है। किससे? कुरेरे शब्द से बना है। ध्यान रखना, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा वो बता रहा हूं इसका मीनिंग। अंग्रेजी का शब्द करिकुलम लैटिन भाषा के कुरेरे शब्द से बना है, और इसका अर्थ होता है साथियों दौड़ का मैदान। इसका अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान। इसका अर्थ क्या होता है? कुरेरे शब्द का दौड़ का मैदान। ये क्या होता है? देखिए अब विद्यार्थी, पाठ्यक्रम क्या है? विद्यार्थी अपनी सफलता के लिए जिस मार्ग को अपनाता है, जिस मार्ग पर दौड़ता है, मतलब जो सामग्री पढ़ता है, उसे तो क्या कहा जाएगा? पाठ्यक्रम। अब देखिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप रीट पात्रता परीक्षा पास करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य है। आप रीट मेंस पास करना चाहते हैं, आप सेकंड ग्रेड की नौकरी लगना चाहते हैं, आप फर्स्ट ग्रेड की नौकरी लगना चाहते हैं, आपका वो लक्ष्य है। और ये जो बीच में आप पाठ्यक्रम पढ़ रहे हो, ये आपका क्या है? दौड़ का मैदान है। ये दौड़ का मैदान, हिंदी पढ़ रहे हो, संस्कृत पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मनोविज्ञान पढ़ रहे हो, और लगातार इसमें लगे हुए, तो ये क्या है? दौड़ का मैदान है। और किस लिए? लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो अंग्रेजी का शब्द कौन सा? करिकुलम, और लैटिन भाषा का शब्द कौन सा हो गया? क्यूरेरे, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि एक विद्यार्थी है कि दौड़कर शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है, कि ये क्या है? एक दौड़ का मैदान है जहां पर विद्यार्थी क्या करना चाहता है? विद्यार्थी दौड़कर शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। किसके उद्देश्यों को? शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। अब देखिए आपका उद्देश्य मैंने आप भी बताया कि रीट पात्रता परीक्षा, सेकंड ग्रेड, एसएसटी विषय के, क्योंकि दोनों में पाठ्यक्रम ये सेम है।
रीट पात्रता परीक्षा बी और आपका सेकंड ग्रेड एसएसटी वाले, और लगभग ये तो भाषा जो पाठ्यक्रम सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, ये तो सब में काम आने वाला है। ये तो सब में, चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे आपके इसका साइंस वाले हो, सबके एक ही फॉर्मूला है ये वाला ही। तो आपको याद रखना है कि दौड़ का मैदान पाठ्यक्रम वह है जो विद्यार्थी दौड़कर शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। अब देखिए यहां पर अपन बात करेंगे साथियों कि पाठ्यक्रम के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पाठ्यक्रम के प्रकार देखिए, सुनिए, पाठ्यक्रम के प्रकार देखिए, पाठ्यक्रम के प्रकार हो गए, पाठ्यक्रम के प्रकार देखिए इसमें क्या हो गया, एक तो विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम, एक तो क्या होता है विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम, है ना, जिसको अपन बाल केंद्रित पाठ्यक्रम भी कह सकते हैं। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का पाठ्यक्रम क्या हो गया, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, और साथ में विषय केंद्रित और अनुभव केंद्रित। एक विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, एक है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। ये क्या है, पाठ्यक्रम के प्रकार है साथियों। बाल केंद्रित, देखो बालक को ध्यान में रखकर फिर पाठ्यक्रम का क्या किया जाए, निर्माण किया जाए। जैसे एक एलकेजी का विद्यार्थी है, उसके लिए पाठ्यक्रम अलग होगा, आपके 6 से 8 तक के विद्यार्थी हैं, उनका पाठ्यक्रम कुछ अलग होगा, 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, पाठ्यक्रम अलग होगा, कॉलेज विद्यार्थी हैं, उनके पाठ्यक्रम अलग होगा। तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए, और साथियों विस्तृत क्षेत्र होना चाहिए, अनुभव केंद्रित होना चाहिए, विस्तृत पाठ्यक्रम होना चाहिए, विस्तृत अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए, विस्तृत क्षेत्र होना चाहिए कि विद्यार्थी को केवल एक विषय वस्तु का ज्ञान न देकर उसमें स्किल डेवलपमेंट किया जाए, कौशल का विकास किया जाए, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, विस्तृत पाठ्यक्रम, विस्तृत क्षेत्र पाठ्यक्रम। तो ये तो हो गए साथियों पाठ्यक्रम के प्रकार, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, विस्तृत क्षेत्र पाठ्यक्रम, और साथियों एक और याद रखना आपको, कोर पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम। ये पाठ्यक्रम के क्या हो गए, प्रकार हो गए। तो आपको याद रखना है इनको, पाठ्यक्रम के प्रकारों को। अब आपको मैं पाठ्यक्रम निर्माण की सिद्धांत बताता हूं। देखिए पाठ्यक्रम निर्माण की सिद्धांत, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। देखिए एक एक बातें पढ़ेंगे कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत में किस किस को शामिल किया जाता है ना। तो इसमें छात्र केंद्रित सिद्धांत, एक तो कौन सा हो गया, छात्र केंद्रित सिद्धांत। अब इसमें आपको मैंने बताया कि बालक को देखकर, छात्र को देखकर उसकी योग्यता, उसके कितना वो पढ़ सकता है, उस विषय वस्तु में उसको कितना नॉलेज प्राप्त हो सकता है, तो छात्र की अवस्था देखकर जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो वो सिद्धांत कौन सा कहलाता है, छात्र केंद्रित। विद्यार्थी की अवस्था, जैसे एक 5 साल का विद्यार्थी है, उसके लिए यदि आप तर्क वितर्क वाला पाठ्यक्रम करोगे तो वो कहां से होगा, वो नहीं, सांकेतिक वाला करोगे तो वो जरूर पकड़ के जाएगा। धीरे धीरे बच्चे की आयु बढ़ती है, विद्यार्थी की आयु बढ़ती है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका सिलेबस निर्धारित कर दिया जाता है। तो छात्र केंद्रित सिद्धांत होता है जिसमें छात्र को ध्यान में रखकर किया जाता है। एक उपयोगिता का सिद्धांत, एक कौन सा होता है, उपयोगिता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत। देखिए पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, यह सिद्धांत ये कहता है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी के आगामी जीवन का निर्माण कर सके, भविष्य का निर्माण किया जा सके, वहां से वो पाठ्यक्रम कहीं ना कहीं उसे सिखा सके, वो उपयोगी साबित हो सके, उस पाठ्यक्रम से विद्यार्थी सीखकर अपना जीवन यापन कर सके, उसके अनुभव के मार्ग से वो सीखकर आगामी जीवन का निर्माण कर सके। तो ऐसा उपयोगी पाठ्यक्रम होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि पढ़ रहे हैं उसका कोई उपयोग ही नहीं है जीवन में, तो उपयोगी पाठ्यक्रम होना चाहिए, उपयोगी विषय वस्तु उसमें शामिल की जानी चाहिए। एक है सह संबंध का सिद्धांत, सह
संबंध का सिद्धांत। ये क्या होता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण जब किया जाए तो किसी एक विषय वस्तु को लेकर नहीं, बल्कि विभिन्न विषयों को आपस में सह संबंध करके जोड़कर अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास को सबको जोड़कर और किसका निर्माण किया जाए, पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी को केवल मात्र एक विषय का ज्ञान न होकर अनेकों विषयों का एक साथ ज्ञान प्राप्त हो सकेगा और वो भविष्य में जीवन निर्माण में उसके लिए वो बहुत बड़ा उपयोगी साबित होगा। तो सह संबंध का सिद्धांत मतलब विभिन्न विषयों को जोड़कर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। एक है अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के पूर्व कोई भी काम किए हैं उनके अनुभवों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे आगामी उसकी योग्यता को निर्धारित किया जा सके, आगामी ज्ञान को निर्धारित किया जा सके और उस ज्ञान के बदौलत पूर्व अनुभव से यदि कुछ गलत हुआ है तो उसको हटाया जाए और यदि पूर्व में कोई भी बातें उपयोगी थी उसको जोड़कर और उस अनुभव को आगामी समय के लिए विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बनाया जाना चाहिए। अनुभव के आधार पर पाठ्यक्रम का क्या होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। एक है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत, इसमें क्या है कि जब भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए तो वह पाठ्यक्रम बोरिंग नहीं होना चाहिए, वो उसमें विद्यार्थी एक्टिव होकर खुद रुचि लेकर और उस पाठ्यक्रम को पढ़े। तो रुचि का सब्जेक्ट होना चाहिए, विद्यार्थी उसमें जिज्ञासु रहना चाहिए, न कि निष्क्रिय ढीला ढाला बैठा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लास में पढ़ाया जा रहा है, विद्यार्थी नीरस हो रहा है, नहीं, बल्कि उत्साह पूर्वक, जिज्ञासा पूर्वक उसमें ऐसा रोचकता होनी चाहिए पाठ्यक्रम में जिसमें कि विद्यार्थी कहीं भी नीरसता महसूस ना करे और जिज्ञासा पूर्वक होकर और ध्यान पूर्वक उस पाठ्यक्रम में अपने आप को लीन कर ले, तो वो पाठ्यक्रम क्या होगा, रुचि का सिद्धांत का पाठ्यक्रम होता है इस तरीके का। फिर इसमें देखिए क्रिया का सिद्धांत। एक क्या होता है, क्रिया का सिद्धांत। क्रिया का सिद्धांत, इसमें क्या होता है कि पाठ्यक्रम में ऐसी विषय वस्तु शामिल की जानी चाहिए जिसमें विद्यार्थी खुद करके सीखने की जिज्ञासा पैदा करे। क्रिया का सिद्धांत ये कहता है कि पाठ्यक्रम में ऐसा नॉलेज होना चाहिए, ऐसा कौशल उसमें रहना चाहिए, ऐसी रचनात्मक विषय वस्तु का समावेश किया जाना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी खुद सीखे, खुद करके सीखे उसके माध्यम से। जैसे कोई भी मतलब ऑक्सीजन तैयार की जा रही है तो कैसे तैयार होगी, वहां पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है तो विद्यार्थी उसको करके देखे, उसको विषय वस्तु को। तो ऐसा देखिए सामाजिक सुधार, अपराध को कम करने के कुछ कारण उसमें समावेश किए जाए तो विद्यार्थी उन विषय वस्तुओं को उपयोग करे समाज में कि कैसे अपराधों को रोका जा सकता है, किस प्रकार से नशीले पदार्थों को रोका जा सकता है, ऐसा खुद करके सीखे। तो ऐसा क्रिया का सिद्धांत इसमें शामिल होता है। साथ में उत्तम आचरण का सिद्धांत। उत्तम आचरण का सिद्धांत, उत्तम आचरण का सिद्धांत। सामाजिक अध्ययन विषय वस्तु में पाठ्यक्रम निर्माण किया जाए तो उसमें देखिए आदर्श के, नैतिकता के, उत्तम आचरणों का निर्माण किया जा सके, ऐसा पाठ्यक्रम में विषय वस्तु का समावेश किया जाए। व्यक्ति में नैतिकता होनी चाहिए, व्यक्ति में आदर्शों का भाव होना चाहिए, व्यक्ति में सम्मान का भाव होना चाहिए, ऐसा उत्तम आचरण वो कर सके। राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए, अपने देश के प्रतीक चिन्हों के प्रति उसका समर्पण का भाव होना चाहिए, वो आदर्शों को माने, ऐसा उत्तम आचरण का सिद्धांत होता है। इसके माध्यम से क्या ऐसी विषय वस्तु को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। साथ में रचनात्मक कार्यों का सिद्धांत। रचनात्मक कार्यों का सिद्धांत, इसमें देखो क्या होता है कि कुछ ऐसे विषय वस्तु हो जिससे कि विद्यार्थी खुद करे, खुद बनाए, उस चीज को देखे। कोई फूल बनाना है, मान लो जैसे कोई कागज खराब हो गया है, उस कागज से कुछ और विषय वस्तु बनाए, तो ये क्या होगा, रचनात्मक। बच्चे में, विद्यार्थी में सृजनात्मकता का विकास करना, सृजनात्मकता का
विकास करना, सृजनात्मकता का विकास, उसमें कौशल डेवलपमेंट करना, स्किल डेवलपमेंट करना। विद्यार्थी खुद अपने हाथों से कुछ बनाए तो वो कागज पूरा का पूरा खराब हो गया, उसे गलाकर उसे कोई नई विषय वस्तु तैयार की जा सके, ऐसा उसमें रचनात्मकता का, सृजनात्मकता का, कौशलता का क्या किया जाए, विकास किया जाना चाहिए। देखिए, है ना। तो अब अवकाश के समय सदुपयोग का सिद्धांत, अवकाश के समय सदुपयोग का सिद्धांत। देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि देखिए कोई भी विद्यार्थी है, जैसे उसकी छुट्टियां पड़ती हैं, रविवार की हो या अन्य ग्रीष्मकालीन हो, शीतकालीन से, अवकाश का समय का सदुपयोग कि ऐसा पाठ्यक्रम हो जिससे वो सीख कर, जब अवकाश हो उसके पास रेस्ट का समय हो, तो उसका वो कैसे सदुपयोग करे उसका अवकाश का, न कि उस अवकाश के समय को व्यर्थ गंवाए। तो ऐसी कुछ विषय वस्तु सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने चाहिए, जिसके इसमें कि विद्यार्थी अवकाश के समय का सदुपयोग करना सीखे। लोकतांत्रिक आदर्शों का सिद्धांत, लोकतांत्रिक आदर्शों का सिद्धांत, लोकतांत्रिक आदर्शों का सिद्धांत। देखिए लोकतांत्रिक आदर्शों के सिद्धांत में क्या होगा कि देश के लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है, जिसमें जनता अपना वोट करती है, वोट के माध्यम से सरकारों को चुनती है, तो ऐसा पाठ्यक्रम हो जिसमें कि विद्यार्थी को पहले से पता लगे कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के क्या क्या फायदे हैं और कहां कहां वो व्यक्ति अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है, कि से शासन में सहभागिता जनता की होती है। ऐसी बातों का पाठ्यक्रम में क्या किया जाना चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए। तो साथियों, पाठ्य के निर्माण में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत होते हैं। आज हमने प्रकार देखे, पाठ्यक्रम का अर्थ देखा, कहां से प्रारंभ हुआ और पाठ्यक्रम की क्या क्या उपयोगिता है। साथियों, साथ में आज की क्लास में हमने बहुत शानदार टॉपिक के बारे में चर्चा की। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक मैं आपसे विदाई भी लूंगा, लेकिन पहले ये कहूंगा नया साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप कमेंट भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और पूरे वीडियो को देखने के लिए आप सबको धन्यवाद है। अगला वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। अगले टॉपिक के बारे में आप निश्चिंत रहिए। रीट पात्रता परीक्षा का पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा। आप तो कंटिन्यू क्लास को ज्वाइन करते रहें, रोज क्लास को देखते रहें, एक बार की बजाय दो दो तीन तीन बार वीडियो को देखें। आपके वैसे ही दिमाग में ये सारी बातें सेट हो जाएंगी, क्वेश्चन यहाँ से 101% सही हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।